नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि यहां पर अधिगम से संबंधित आपको 250 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। वहाँ पर 1 से लगाकर 50 तक आपको यानी कि टोटल 50 प्रश्न मिलेंगे और यहाँ पर 51 से लगाकर 100 तक यानी कि यहाँ पर भी आपको टोटल 50 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और जितनी भी आपके दोस्तें हैं जो शिक्षक से संबंधित तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ये वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा अधिगम से संबंधित। बालक सामाजिक व्यवहार को तीव्र गति से सिखाता है। सामाजिक विकास की अवस्था में, यहाँ पर अवस्था बतानी है कौन सी अवस्था में सिखाता है, नैतिक विकास की, मानसिक विकास की या फिर इन सभी की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि जो बालक सामाजिक व्यवहार को तीव्र गति से सीखता है वो किससे सीखेगा, सामाजिक विकास की अवस्था से सीखेगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। दूसरा प्रश्न, सामूहिक व्यवहार को बालक प्रथम रूप में सीखता है। यहाँ पर देखिए आपको हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। सामूहिक व्यवहार को बालक प्रथम रूप में कब सीखता है, इसके बारे में आपको बताना है। शेष अवस्था के प्रारंभ में सीखता है, शेष अवस्था के अंत में सीखता है, बाल्यावस्था के आरंभ में या फिर बाल्यावस्था के अंत में। यहाँ पर सामूहिक व्यवहार के बारे में पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा शेषावस्था के अंत में। याद रखिएगा, शेषावस्था के अंत में सामूहिक व्यवहार को बालक प्रथम रूप में सीखता है। चलिए, गिरोह बनाने की प्रवृत्ति बालक सीखता है। यहाँ पर देखिए ये सब विशेषता से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चाहे वो शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो या फिर कोई सी भी अवस्था हो, उन सभी की आपको विशेषता याद कर लेना है क्योंकि यहाँ पर विशेषता से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो 53वां प्रश्न है कि गिरोह बनाने की जो प्रवृत्ति है वो बालक कब सीखता है, बाल्यावस्था में सीखता है, शैशवावस्था में, दोनों में या फिर शैशवावस्था के अंत में सीखता है। तो राइट आंसर होगा जो गिरोह बनाने की प्रवृत्ति है वो बाल्यावस्था में सीखता है। कौन सी अवस्था में सीखेगा, ये बाल्यावस्था में सीखेगा। सामाजिक भावना से संबंधित कार्यों को बालक सीखने लगता है। यहाँ पर देखिए सामाजिक भावना के बारे में पूछा गया है कि जो सामाजिक भावना से संबंधित कार्य होते हैं वो बालक कब सीखता है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, दोनों में सीख लेता है या फिर शैशवावस्था के अंत में सीखता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बाल्यावस्था में। यहाँ पर देखिए गिरोह बनाने की प्रवृत्ति, सामाजिक भावना से संबंधित कार्य करने का जो बालक सीखता है वो दोनों ही बाल्यावस्था में सीखता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए, आत्म प्रेम अर्थात स्वयं को आकर्षक बनाने की गतिविधियों को बालक सीखता है। यहाँ पर देखिए आत्म प्रेम अर्थात स्वयं को आकर्षक बनाने की जो गतिविधि होती हैं ये बालक कब सीखता है, बाल्यावस्था में सीखता है, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या फिर इनमें से सभी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सरल है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जब बच्चा किशोर हो जाता है, किशोरावस्था में पहुँच जाता है, तब जो बच्चा है दोस्तों वो स्वयं को आकर्षक बनाने की गतिविधि को बालक जल्दी सीखता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर बी वाला होगा। किशोरावस्था में बालकों द्वारा समायोजन की प्रक्रिया को सीखने में अस्थिरता का समावेश होने का कारण है। यहाँ पर देखिए होने का कारण आपको बताना है। सामाजिक विकास का अभाव है, मानसिक विकास का अभाव है, नैतिक विकास का अभाव है या फिर संवेगों की तीव्रता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा संवेगों की तीव्रता। याद रखिएगा किशोरावस्था में बालकों द्वारा जो समायोजन की प्रक्रिया को सीखने में अस्थिरता का जो समावेश होने का कारण होगा वो संवेगों की तीव्रता होगा। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपके प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है जल्दी से। अगला प्रश्न है सामाजिक कार्यों में उत्साह एवं तीव्रता का प्रदर्शन एवं उन्हें सीखने की प्रक्रिया किस अवस्था में तीव्र गति से संभव होती है। यहाँ पर देखिए तीव्र गति से संभव किस अवस्था में होती है, किशोरावस्था में होती है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या फिर इन सभी में। तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये होती है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में तीव्र गति से संभव होती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है सामाजिक विकास एवं कार्यों के सीखने में प्रभाव होता है, वंशानुक्रम का होता है, नैतिकता का होता है, मानवता का होता है या फिर मूल्यों का होता है। यहाँ पर सामाजिक विकास के बारे में पूछा गया है कि सामाजिक विकास एवं कार्यों के सीखने में किसका प्रभाव होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वंशानुक्रम का। याद रखिएगा सामाजिक विकास एवं
कार्यों में जो सीखने का प्रभाव होता है वो वंशानुक्रम का होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य बालक को सामाजिक गुणों को सीखने में सहायता करता है। यहाँ पर देखिए कौन सा तथ्य है जो बालक को सामाजिक गुणों को सीखने में सहायता करता है। खेल है, पाठ्यक्रम, सहगामी क्रिया है, दोनों है या फिर नैतिक मूल्य है। तो यहाँ पर सामाजिक गुणों को सीखने में सहायता कौन सा तथ्य करता है बालक को, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए खेल भी करेगा और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं भी करेगी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो ए एवं बी दोनों होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिक कार्यों को सीखने के लिए आवश्यक है। यहाँ पर जो सामाजिक कार्य है उसको सीखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उत्तम स्वास्थ्य की, मानसिक स्वास्थ्य की, संवेगात्मक स्थिरता की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान यदि आप देंगे तो इसका आंसर आसानी से लगा सकते हैं। एक छोटी सी ट्रिक है, वो भी यदि आप ध्यान रखेंगे तो काफ़ी प्रश्न आप हल कर पाएंगे। यदि जो 3 विकल्प हैं वो यदि आपको सकारात्मक लगे या फिर नकारात्मक लगे, तीनों एक जैसे लगे, चाहे वो सकारात्मक लग रहे हों या फिर नकारात्मक लग रहे हों, तो आप इनमें से सभी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 3 विकल्प हैं, उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और संवेगात्मक स्थिरता, ये तीनों ही सकारात्मक यहाँ पर विकल्प लग रहे हैं। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं इनमें से सभी। सामाजिक कार्यों को सीखने के लिए उत्तम स्वास्थ्य की भी आवश्यकता होती है, मानसिक स्वास्थ्य की भी आवश्यकता होती है और संवेगात्मक स्थिरता की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? इनमें से सभी होगा। चलिए, क्रो एंड क्रो के अनुसार कौन से विकास साथ साथ चलते? यहाँ पर देखिए किसके अनुसार पूछा गया है? क्रो एंड क्रो के अनुसार पूछा गया है कि इनके अनुसार जो विकास है वो साथ साथ कौन से चलते हैं? सामाजिक विकास एवं संवेगात्मक विकास, नैतिकता एवं सामाजिक विकास, मानवता एवं सामाजिक विकास, सामाजिक विकास एवं चारित्रिक विकास। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो क्रो एंड क्रो के अनुसार विकास साथ साथ चलते हैं और सामाजिक विकास एवं संवेगात्मक विकास चलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए, अब हरलाक के अनुसार पूछा गया है कि हरलाक के अनुसार बालक सर्वाधिक सामाजिक कार्यों को सीखता है। समूह में सीखता है सामाजिक कार्यों को, व्यक्तिगत रूप में सीखता है, सामाजिक प्रशिक्षण से सीखता है, या फिर इनमें से सभी से सीखता है। हरलाक के अनुसार आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा समूह से। जो हरलाक के अनुसार बालक सर्वाधिक सामाजिक कार्यों को सीखता है वो समूह के साथ सीखता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सामाजिक विकास को प्रभावित करता है? यहाँ पर देखिए कौन सा तथ्य है या फिर कौन सा विकल्प है जो सामाजिक विकास को प्रभावित करता है? संवेगात्मक विकास है, मानसिक विकास है, वंशानुक्रम है, या फिर इनमें से सभी हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि सामाजिक विकास को जो प्रभावित करेगा वो संवेगात्मक विकास भी है, मानसिक विकास भी है और वंशानुक्रम भी है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? इनमें से सभी। तथ्यात्मक ज्ञान को सीखने में सर्वप्रथम आवश्यकता होती है। जो तथ्यात्मक ज्ञान होता है उसको सीखने में सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता होती है? उपकरणों की होती है, प्रयोगशाला की होती है, दोनों की होती है, या फिर भाषाई विकास की होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो तथ्यात्मक ज्ञान को सीखने में जो सर्वप्रथम आवश्यकता होती है वो भाषाई विकास की होती है। किसकी होगी? भाषाई विकास की होगी, ना कि उपकरण की होगी और ना ही प्रयोगशाला की होगी, भाषाई विकास की होगी। यहाँ पर 4th वाला जो विकल्प रहेगा वो आपका सही होगा। चलिए, भाषाई क्रियाओं को बालक सर्वप्रथम सीखता है। यहाँ पर देखिए 65वां प्रश्न पढ़े और 66वां प्रश्न पढ़े। भाषाई ज्ञान को परिष्कृत करने का साधन है। यदि दोनों प्रश्नों को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रश्न आपको एक जैसे लगेंगे लेकिन आंसर आपका यहाँ पर अलग है। यदि भाषाई क्रियाओं को बालक सर्वप्रथम सीखता है तो वो हमेशा किससे सीखेगा? बालक से सीखेगा। यदि उसको परिष्कृत करना है या कह सकते हैं कि भाषाई ज्ञान को परिष्कृत करने का साधन क्या है तो वो है विद्यालय। याद रखिएगा, यदि एग्जाम में पूछे कि भाषाई क्रियाओं को बालक सर्वप्रथम कहाँ सीखता है तो हमेशा परिवार से सीखता है, और यदि उसी भाषाई क्रियाओं को यदि परिष्कृत करता है, भाषाई ज्ञान को परिष्कृत करता है तो वहाँ पर साधन पूछे तो वो विद्यालय होगा। तो यहाँ पर भी पहला वाला विकल्प होगा और यहाँ पर भी आपका पहला वाला ही विकल्प राइट होगा, लेकिन यहाँ पर विकल्प हैं वो अलग अलग हैं, आपको ये ध्यान देना है। चलिए, शेषवावस्था में भाषाई तथ्यों के सीखने में सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, परिवार का पड़ता है। यहाँ पर देखिए शेषवावस्था में पूछा गया है और भाषाई तथ्यों के बारे में पूछा गया है कि इसके सीखने में सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? परिवार का, विद्यालय का, परिवार की संस्कृति एवं सभ्यता का, या फिर उपरोक्त सभी का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा
परिवार की संस्कृति एवं सभ्यता का। यहाँ पर देखिए शेषावस्था में जो भाषाई तथ्यों के सीखने में सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वो परिवार की संस्कृति एवं सभ्यता का पड़ता है। जिस प्रकार परिवार में संस्कृति और सभ्यता होगी वैसे ही बच्चा सीखेगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए, सामान्य भाषाई अधिगम की स्थिति में बालक लगभग 200 से 225 तक शब्द किस आयु वर्ग में सीखता है। यहाँ पर देखिए 200 से 225 शब्द के बारे में पूछा गया है कि ये किस आयु वर्ग में सीखता है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 1.5 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 2 वर्ष। याद रखिएगा, जो 200 से 225 तक शब्द बालक सीखता है वो 2 वर्ष की आयु में सीखता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए, भाषाई तथ्यों को कौन अधिक तीव्र गति से सीखता है। यहाँ पर देखिए जो भाषाई तथ्य होते हैं उसको कौन अधिक तीव्र गति से सीखता है, बालक सीखता है, बालिका, दोनों या फिर किशोर एवं किशोरी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, देखिए जो भाषाई तथ्य होते हैं यदि पूछे एग्जाम में कि भाषाई तथ्यों को कौन अधिक तीव्र गति से सीखता है तो वो बालिका सीखती। कौन सीखेगा? बालिका। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा, भाषाई तथ्यों को बालिका अधिक तीव्र गति से सीखती है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भाषाई तथ्यों को सीखने में बालक की सहायता करती है। जो भाषाई तथ्य होते हैं वो कौन सी संस्था है जिसको सीखने में बालक की सहायता करती है। समुदाय एवं घर है, विद्यालय एवं परिवार है, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति है या फिर ये सभी है। सरल सा प्रश्न है, आप विकल्प को ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो राइट आंसर लगा सकते हैं कि वह समुदाय एवं घर है, विद्यालय एवं परिवार है और सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति है। ये संस्था भाषाई तथ्यों को सीखने में बालक की सहायता करती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर ये सभी होगा। चलिए, स्मिथ के अनुसार जन्म के बाद के प्रथम 2 वर्षों में लंबी अवधि तक रोगग्रस्त होने के कारण भाषाई विकास की क्रिया हो जाती है। यहाँ पर देखिए भाषाई विकास की क्रिया के बारे में पूछा गया है। स्मिथ के अनुसार कोई बच्चा है वो जन्म के बाद के जो 2 वर्ष हैं उसमें लंबी अवधि तक बीमार रहता है, रोग उसको लगा हुआ है, कोई सा भी रोग है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके कारण भाषाई विकास की जो क्रिया है वो किस प्रकार की हो जाती है, मंद हो जाती है, सामान्य, दोनों या फिर तीव्र। तो यहाँ पर कोई बच्चा 2 वर्ष की लंबी अवधि तक बीमार है जो कि जन्म के बाद का है, तो यहाँ पर उसकी जो भाषाई विकास की जो क्रिया होगी वो मंद भी हो सकती है और सामान्य भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप राइट आंसर कौन सा लगा सकते हैं, ए एवं बी दोनों। यहाँ पर सी वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा। चलिए, भाषाई अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। यहाँ पर देखिए भाषाई अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक के बारे में पूछा गया है। स्वास्थ्य है, बुद्धि है, दोनों है या फिर नैतिक विकास है। तो यहाँ पर भाषाई अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक स्वास्थ्य भी होगा और बुद्धि भी होगा। तो यहाँ पर ए एवं बी दोनों हमारा राइट आंसर होगा। भाषाई अधिगम सर्वाधिक प्रभावित होता है। यहाँ पर देखिए अब प्रश्न में पूछा गया है कि जो भाषाई अधिगम है वो सर्वाधिक प्रभावित कब होता है। हकलाने से होता है, तुतलाने से होता है, दोनों से होता है या फिर लंबी बीमारी से होता है। तो यहाँ पर जो भाषाई अधिगम सर्वाधिक प्रभावित होता है वो हकलाने से भी होता है और तुतलाने से भी होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो ए एवं बी दोनों होगा। चलिए, भाषाई अधिगम प्रभावित होता है। यहाँ पे फिर आपसे प्रश्न पूछा गया है लेकिन विकल्प को हर बार बदल दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर जो 3 प्रश्न 72, 73, 74 को आप देखेंगे लगभग सेम ही है, लेकिन जो विकल्प हैं वो अलग है। भाषाई अधिगम प्रभावित होता है सामाजिक स्थिति से होता है, शैक्षिक स्थिति से होता है, आर्थिक स्थिति से होता है या फिर इनमें से सभी से होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो भाषाई अधिगम प्रभावित होता है वो सामाजिक स्थिति से होता है। किससे होगा? सामाजिक स्थिति से। यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प रहेगा वो आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, सृजनात्मक विकास में निहित होती है। यहाँ पर देखिए सृजनात्मक विकास में क्या निहित होती है इसके बारे में पूछा गया है। बाल कल्पना, स्वाभाविकता, मूल्य या फिर मनोदशा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बाल कल्पना। सृजनात्मक विकास में जो निहित होता है वो बाल कल्पना होगा। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। बालक द्वारा मिट्टी के घर एवं खिलौनों का निर्माण करना सूचक है। किसका है? सृजनात्मक विकास का है, मूल्यों के विकास का है, पारिवारिक विकास का है या फिर चिंतन के विकास का है। तो यहाँ पर बालक द्वारा मिट्टी के घर एवं खिलौनों का निर्माण करने का जो सूचक होगा वो सृजनात्मक विकास होगा। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है,
बालक में आयु की वृद्धि के साथ साथ कल्पना का स्वरूप होता है, सामान्य होता है, मंद होता है, बढ़ता हुआ होता है, या फिर तीव्र गति से बढ़ता हुआ है। यहाँ पर देखिए बालक में आयु की वृद्धि के साथ साथ कल्पना का स्वरूप पूछा गया है कि किस प्रकार का होता है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा मंद। बालक में आयु की वृद्धि के साथ साथ जो कल्पना का स्वरूप होता है वो किस प्रकार का होगा, मंद होगा। यहाँ पर बी वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए, गणित में सृजनात्मकता के माध्यम से शिक्षण में बालकों को प्रदान किया जा सकता है गणितीय कहानी, गणितीय कविता, गणितीय आकृतियों का निर्माण, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गणित में सृजनात्मकता के माध्यम से शिक्षण में बालकों को प्रदान किया जा सकता है, वो गणितीय आकृतियों का निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको जो विकल्प सही होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि एक बालक एक मूर्ति को देखकर उसे बनाने का प्रयास करने लगता है, उसके इस मूल में समाहित है सृजनात्मकता है, कल्पना है, कौशल है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। साधारण सा प्रश्न है, यदि विकल्प और उस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो राइट आंसर होगा सृजनात्मकता। एक बालक एक मूर्ति को देखकर उसे बनाने का प्रयास करने लगता है, तो इसमें जो मूल समाहित होगा वो सृजनात्मकता होगा। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, बालक द्वारा राजा, चोर एवं सिपाही की भूमिका का निर्वहन करना एवं उसकी गतिविधियों को सीखना निर्भर करता है, कौन से विकास पर करता है, नैतिक, सामाजिक मूल्यों, या फिर सृजनात्मकता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सृजनात्मकता। बालक द्वारा राजा, चोर एवं सिपाही की भूमिका का निर्वहन करना एवं उसकी गतिविधियों को सीखना सृजनात्मकता के विकास पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर भी आपका जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। चलिए, बालकों को कविताओं के माध्यम से शिक्षण करना प्रभावशाली माना जाता है क्योंकि कविताओं में निहित होता है कला, सौंदर्य, अनुभव, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि जो बालकों को कविताओं के माध्यम से शिक्षण करना प्रभावशाली माना जाता है क्योंकि कविताओं में सौंदर्य निहित होता है। क्या निहित होता है? उसमें सौंदर्य निहित होता है। तो यहाँ पर बी वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, सौंदर्यात्मक विकास एवं मूल्य अधिगम से संबंधित है प्रत्यक्ष रूप से। यहाँ पर देखिए, सौंदर्यात्मक विकास एवं मूल्य अधिगम किस प्रकार से संबंधित है, प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, दोनों है, या फिर सामान्य रूप से हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये जो दोनों है दोस्तों, ये प्रत्यक्ष रूप से भी हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी संबंधित है। तो यहाँ पर ए एवं बी दोनों आपका राइट आंसर होगा। चलिए, संगीत एवं लोकगीत का अधिगम बालक शीघ्रता से करते हैं क्योंकि इसमें निहित है। इसमें क्या निहित है? संगीत एवं लोकगीत में सौंदर्य पक्ष हैं, भाव पक्ष हैं, दोनों हैं, या फिर नैतिक पक्ष हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा संगीत एवं लोकगीत का अधिगम बालक शीघ्रता से करते हैं क्योंकि इसमें सौंदर्य पक्ष भी निहित है और भाव पक्ष भी निहित है। तो यहाँ पर ए एवं बी दोनों हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों का अधिगम में प्रयोग करने के लिए छात्रों में किस विकास की आवश्यकता होती है? शारीरिक, मानसिक, नैतिक, या फिर सौंदर्यात्मक? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, देखिए प्राकृतिक संसाधनों की बात हो रही है कि प्राकृतिक संसाधनों का अधिगम में प्रयोग करने के लिए छात्रों में किस विकास की आवश्यकता होती है? तो इसमें सौंदर्यात्मक विकास की आवश्यकता होती है। यहाँ पर फोर्थ वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए, सीखने के नियमों के प्रतिपादक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सरल है, आपने कई बार इसका आंसर जाना होगा, इसको पढ़ा होगा। तो आंसर आपका क्या होगा? थॉर्नडाइक। सीखने के नियमों के जो प्रतिपादक होंगे वो थॉर्नडाइक होंगे। सीखने के नियम आधारित है कौन से सिद्धांत पर है? उद्दीपक प्रक्रिया सिद्धांत पर है, संबंध प्रतिक्रिया, सूझ के, या फिर प्रयास एवं त्रुटि के? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 86 का जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा कि जो सीखने के नियम आधारित होते हैं वो प्रयास एवं त्रुटि विधि पर होते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है,
प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना ही सूझ का सिद्धांत है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत है, या फिर उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। आपने थॉर्नडाइक के बारे में तो पढ़ा ही होगा, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, इनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी होगी यदि आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर साधारण तौर पर आप राइट आंसर लगा सकते हैं कि उद्दीपक प्रक्रिया का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा जो सीखना ही है वो उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। तो राइट आंसर आपका फोर्थ वाला होगा। अगला प्रश्न है, व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन अधिगम है ऐसा कहा गया है। किसके द्वारा? स्किनर द्वारा, गेट्स द्वारा, कोलविन द्वारा, या फिर गिलफोर्ड के द्वारा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गिलफोर्ड के द्वारा। याद रखिएगा, व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन अधिगम है ऐसा कहना किसका है, या फिर किसके द्वारा कहा गया है? गिलफोर्ड के द्वारा कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, पावलोव थे, जो पावलोव थे वो एक अंग्रेजी मनोवैज्ञानिक है, वो एक भारतीय मनोवैज्ञानिक है, एक रूसी मनोवैज्ञानिक है, या फिर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, या फिर कह सकते हैं जो पावलोव है वो कहाँ के वैज्ञानिक हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। याद रखिएगा पावलोव कौन है? तो ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। यहाँ पर जो तीसरा वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं। यहाँ पर देखिए, कौशल अधिगम में बुद्धि के योगदान की व्याख्या करते हैं, संज्ञानपरक अधिगम में व्यक्तित्व की भूमिका की व्याख्या करते हैं, अधिगम घटित होने से अभिप्रेरणा के महत्व की व्याख्या करते हैं, या फिर अधिगम के उत्पन्न एवं व्यक्त होने की प्रक्रिया की व्याख्या करते हैं। यहाँ पर अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों की बात हो रही है कि ये किसकी व्याख्या करते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये अधिगम के उत्पन्न एवं व्यक्त होने की क्रिया की व्याख्या करते हैं अधिगम के विभिन्न सिद्धांत। तो यहाँ पर जो फोर्थ वाला विकल्प होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट है। पावलोव ने संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किस पर किया था? यहाँ पर देखिए साधारण सा प्रश्न है, आप सभी को पता है पावलोव ने सर्वप्रथम किस पर प्रयोग किया था? तो उन्होंने कुत्ते पर किया था। पावलोव ने अपना जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम किस पर किया था? कुत्ते पर। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत के जनक कौन है? मैकडोगल है, कोहलर है, वेबर है, या फिर पावलोव है? तो जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर भी आपको पता होगा। जो अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत के जनक होंगे वो कोहलर होंगे। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अनुकरण सिद्धांत के द्वारा बालक में क्या विकसित किया जा सकता है? नकल करने की आदत, पराधीन रहने की आदत, आक्रामकता की आदत, सद्विचार, सद्व्यवहार। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो अनुकरण सिद्धांत हैं इसके द्वारा बालक में क्या विकसित किया जा सकता है। तो इसमें सद्विचार, सद्व्यवहार को विकसित किया जा सकता है अनुकरण सिद्धांत के द्वारा बालक में। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। जिस सिद्धांत के अनुसार प्राणी किसी परिस्थिति को देख करके तथा अनुभव करके उसकी पूर्ण आकृति बनाते हैं, वहाँ टालमैन का सिद्धांत है, गुथरी का है, गेस्टाल्ट का सिद्धांत है, या फिर स्किनर का सिद्धांत है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा जिस सिद्धांत के अनुसार प्राणी किसी परिस्थिति को देख करके तथा अनुभव करके उसकी पूर्ण आकृति बनाते हैं, वहाँ सिद्धांत गेस्टाल्ट का सिद्धांत है। यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। बालक को सीखने के समय ही जिस क्रिया को सीखना होता है टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करके उसका संबंध मस्तिष्क से कर दिया जाता है। यह कथन अनुकरण द्वारा सीखना है, सामूहिक विधियां हैं, सुप्त अधिगम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा यहाँ कथन सुप्त अधिगम है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिगम की विधियां। यहाँ पर देखिए अधिगम की विधियां आपको बताना है। अवलोकन विधि है, करके सीखना है, सुप्त अधिगम व सामूहिक विधि हैं, या फिर ये सभी हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अधिगम की विधियों के बारे में पूछा गया है तो अवलोकन विधि भी है, करके सीखना भी है, और सुप्त अधिगम व सामूहिक विधि भी है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो ये सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण और अधिगम एक सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षण से अधिगम तथा अधिगम से शिक्षण की प्राप्ति होती है। दोनों गत्यात्मक प्रक्रियाएं हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा शिक्षण और अधिगम ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षण से अधिगम तथा अधिगम से शिक्षण की प्राप्ति होती है, और दोनों गत्यात्मक प्रक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
सीखने के सूझ के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्न में से नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, 4 विकल्प हैं आपके सामने। यहाँ पर आपको सीखने के सूझ के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता इन चारों विकल्पों में से कौन सी नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा, यह सिद्धांत समय पर सीखने पर अधिक बल नहीं देता है, ऐसा नहीं है। यहाँ जो सिद्धांत है वो समय समय पर सीखने पर अधिक बल देता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए, सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया। यहाँ पर देखिए, सीखने का जो सूझ का सिद्धांत है उस पर किस जानवर का प्रयोग किया गया था। बंदर पर किया गया था, चिंपांजी पर, कुत्ते पर या फिर बिल्ली पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा चिंपांजी पर। सीखने का सूझ के सिद्धांत में चिंपांजी जानवर पर प्रयोग किया गया था। चलिए, अंतिम प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। यहाँ पर अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक के बारे में आपको बताना है। भूख एवं परिपक्वता है, प्रशंसा एवं निंदा है, शिक्षण पद्धति एवं अभ्यास है, या फिर ये सभी है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक होगा वो भूख एवं परिपक्वता भी होगा, प्रशंसा एवं निंदा भी होगा, साथ में शिक्षण पद्धति एवं अभ्यास भी होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ये सभी होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 51 से लगाकर 100 तक आपको यहाँ पर प्रश्न मिलेंगे, टोटल 50 प्रश्न मिलेंगे। तो यहीं पर समाप्त होता है आज का वीडियो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।